हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कराउन बुक है जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसका पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, शून्य अंश तथा अक्षांश शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर ये अवस्थित है। तो ये अवस्थित है किसमें? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। वह कहाँ पर उतरेगा? आपको बताना है कि वह कहाँ पे उतरेगा। तो वो आपको उतरेगा 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह कौन सा है? एक स्थान जो कि सही अक्षांशीय स्थिति हो सकता है ये हो जाएगा 45 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? तो इसमें कह रहा है कौन दूरतम, कह रहा है कि दूरतम उत्तर में अवस्थित है, तो इसमें हो जाएगा रोम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो ये हो जाएगा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसमें बृहत वृत्त नहीं है। बाकी विषुवत रेखा हो जाएगा, मुख्य देशांतर रेखा हो जाएगा और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सभी बृहत वृत्त है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जब IST या मध्योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर क्या है? कह रहा है कि एक IST या मध्योत्तर पर दोपहर होगा तो एक जगह ऐसा है जहाँ पे लोग सुबह 6 बजे चाय ले रहे होते हैं, यानी पी रहे होते हैं। वहाँ के आपको देशांतर बताना है। वहाँ के आपको क्या बताना है? तो देशांतर बताना है। ये पीछे जा रहा है, यानी कि जो यहाँ दोपहर हो रहा है, और हम लोग को बताना है 6 बजे सुबह के। तो जो 1 डिग्री देशांतर के मान, 1 डिग्री देशांतर के मान हो जाता है 4 मिनट। तो यहाँ 6 बजे कह रहा है 12 बजे, तो 6 घंटा पीछे जाना है। तो 1 डिग्री हो गया 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो 6 घंटा बराबर हो जाएगा, तो 6 गुणे 15 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 90। तो 90 डिग्री, और पीछे जाना है तो ये हो जाएगा पश्चिम। अगर पीछे जाइएगा तो पश्चिम होता है पूर्व, और आगे जाने पे ईस्ट होता है, और पीछे जाइएगा तो वेस्ट होता है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन हो जाएगा डी। वहाँ पे जो समय होगा वो 90 डिग्री वेस्ट होगा जहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं। आगे देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ पे नहीं होती है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। 8 नंबर हो जाएगा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 2 घंटा आगे है। 1 घंटा में होता है 15 डिग्री और 2 घंटा में हो जाएगा 30 डिग्री। और आगे कह रहा है कि 2 घंटा आगे है, तो आगे जाइएगा तो ये हो जाएगा पूर्व। तो 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर ये है, वहाँ के समय हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ग्रीनविच के देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच से मध्य से आगे है या पीछे है। तो ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे से क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यानी इसमें क्या करना है, तो आपको सजाना है। तो पहले इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा जापान, उसके बाद हो जाएगा इराक, उसके बाद होगा ग्रीस जिसे यूनान भी बोलते हैं, उसके बाद हो जाएगा क्यूबा, और उसके बाद हो जाएगा कोस्टारिका। ऑप्शन हो जाएगा ए। 5 3 2 1 4। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे
साय यानी कि शाम को पहुंचा, नगर का देशांतर क्या होगा। ग्रीनविच से कह रहा है कि दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा, यानी कि 12 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, तो पहले यहाँ 6 बजे पहुंचा, तो 12 बजे का समय दिया गया है, 6 बजे पहुंचा, तो 6 घंटा के समय लगा, 6 घंटा के समय लगा। 1 घंटा बराबर होता है 15 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे की बात हो रहा है तो ये हो जाएगा ईस्ट, और इसमें 12 मिनट के जो है समय लग रहा है, तो यहाँ से घट जाएगा। 12 मिनट की एक्स्ट्रा समय लग रहा है, तो 12 मिनट एक्स्ट्रा समय जो लग रहा है, तो इसमें से हो जाएगा आपको 12 मिनट को हम लोग देशांतर में क्या लिख सकते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर हो जाएगा 4 मिनट, तो 12 मिनट के क्या हो जाएगा, तो 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। तो 90 में से यहाँ 3 घटाइएगा तो हो जाएगा 87 डिग्री ईस्ट, यानी कि पूर्व। ऑप्शन हो जाएगा बी। वह एक नगर 6 बजे साय को पहुंचा, नगर का देशांतर क्या होगा, तो नगर के देशांतर हो जाएगा 87 डिग्री पूर्व, और जो 3 डिग्री कटा हुआ 12 मिनट जो लेट हुआ था वो कट गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, जब 82.5 डिग्री देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे। कह रहा है जब 82.5 डिग्री देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 कह रहा है कि 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे, तो कहाँ पे बजेंगे, तो ये बजेंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिमी पर। ऑप्शन हो जाएगा सी। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य तीनों नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है। कह रहा है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी समय अन्य तीनों नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है, तो कहाँ पे समान नहीं होगा, तो ये आदिस अबाबा में, यानी कि इथोपिया में। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा, तो उस समय भारतीय मानक समय हो जाएगा आपको 6.30 घंटे, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 हो जाएगा, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल होगा 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 6 घंटा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, 15 नंबर है, निम्नलिखित स्थानों में से किनका समय GMT के समान है। इनमें से आपको कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से किसका समय जो है GMT के समान है, तो नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का आपको चुनना है। तो देखते हैं किनका समय जो है GMT के समान है, तो इसमें से आपको समान हो जाएगा आकरा के हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा डबलिन का, और उसके बाद हो जाएगा लिस्बन का। आकरा के समान है, डबलिन के समान है, लिस्बन के समान है। 1, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक जहाज एल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। यह 1 जनवरी 1999 को 23.30 बजे 180 डिग्री यमोत्तर को पार करता है। यमोत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि दर्ज करेगा। कह रहा है कि एक जहाज जो है ये एल्यूसियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है, और ये 1 जनवरी 1999 को कितना समय दिखाया, तो 23.30 यमोत्तर को पार करने में समय से 1 घंटा यात्रा करने के बाद यमोत्तर पार कर लिया, उसके 1 घंटा कहेगा यात्रा करने के बाद जहाज जो है, जहाज के जो कप्तान था अपनी डायरी में कौन सा समय तिथि दर्ज करेगा। तो इसमें 24 घंटा जुड़ जाता है, तो 24 घंटा जोड़ने के बाद ये अगला दिन हो जाएगा, जो कि 2 जनवरी 1999 के ये क्या हो जाएगा, तो 23.30 होगा, 24 जुड़ेगा। और ये कह रहा है कि 1 घंटे बाद ये दर्ज किया है, तो 1 घंटा इसमें हम लोग जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये
24, 24 को 00 दिखाता है, 24-30 हो जाएगा। और 24-30 होगा कब? तो 2 जनवरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 24 घंटा ऐड हो जाता है और उसके बाद ये 1 घंटा लेट भी किया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 2 जनवरी को दिखाएगा 12:30। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। जब ग्रीनविच में माध्याह्न है एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है मैंने शाम है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है। इसमें आपको बताना है कौन सा यमोत्तर है जहाँ पे उपयुक्त जगह अवस्थित है। तो ये हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। प्रधान यमोत्तर गुजरती है और सही उत्तर के चयन हेतु निचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो प्रधान जो यमोत्तर है ये कहाँ से गुजरती है? तो ये अल्जीरिया से और फ्रांस से गुजरती है, अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2। अगला हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये खींची जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है किससे खींची जाती है? ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होके, ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो ये हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू माध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट इसमें से हो जाएगा बेरिंग जलडमरू माध्य, ऑप्शन हो जाएगा बी। प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है, तो प्रधान यमोत्तर जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो ये नाइजर से नहीं गुजरती है, बाकी अल्जीरिया से, फ्रांस से और स्पेन से गुजरती है। आगे बढ़ेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा 10 ये कब? तो 10 बजे सोमवार, ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 बजे सोमवार को। 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस यमोत्तर में दिखाई दी? नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत की किस यमोत्तर में दिखाई दी? तो आपको बताना है कि किस यमोत्तर में ये दिखाई दी। तो ये दिखाई दी, इधर भी ऑप्शन है देख लेते हैं। तो ये दिखाई दी 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कथन ए में क्या है कि तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतराल है। तो कारण में है कि तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है और नीचे दिए गए कोड के प्रयोग करके सही उत्तर आपको चुनना है। 25 में कथन है कि तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है और कारण कह रहा है कि तिथि निर्धारक रेखा जो है ये 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के जो आधार होता है ये क्या होता है? तो ये हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन हो जाएगा डी। 27 नंबर देखेंगे। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे प्रातः है। उस जगह देशांतर रेखा क्या होगी? आपको बताना है कि उस जगह देशांतर रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व होगी, यानी 3 घंटा के अंतर हो जा रहा है। 3 बजे बाद पूछ रहा है तो 1 घंटा में होता है 15 डिग्री, तो 3 घंटा में हो जाएगा 45 डिग्री पूर्व, ऑप्शन हो जाएगा बी।
28 नंबर है, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। तो ये मार्ग बनाना चाहिए किसे, देशांतर को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से कौन सा देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो भूमध्य रेखा है कीनिया यानी केन्या से, इंडोनेशिया से और ब्राज़ील से गुजरती है। 30 हो जाएगा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग में कितनी है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग में हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है। तो हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तीनों कह रहा है रेखा, यानी जैसे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा जो है किस एक महाद्वीप से गुजरती है। तो ये गुजरती है अफ्रीका से। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समूहों से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित जो समूह दिया गया है तो किस एक समूह से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है किस समूह से, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा क्या होता है, गुजरता है। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। निम्नलिखित नगरों में से कह रहा है कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो ये स्थित है सिंगापुर। ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वाधिक निकट सिंगापुर है। 35 देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है। तो इसमें अवस्थित है कोलंबिया तथा केन्या, ये भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। 2 और 3 स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हो जाएगा, भूमध्य रेखा गुजरती है तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, केन्या से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है। तो ईरान से नहीं गुजरती है। बाकी कर्क रेखा ये मिस्र से गुजरती है, भारत से गुजरती है, म्यांमार से गुजरती है। 38 हो जाएगा, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो उन्तांश है ये आपको बताना है कि कितना होता है। तो ये होता है 66.5 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा डी। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देशों से गुजरती है। तो ये गुजरती है अल्जीरिया से, उसके बाद हो जाएगा नाइजर से, उसके बाद मॉरिटानिया से, इसके बाद हो जाएगा माली से। अल्जीरिया से गुजरती है, उसके बाद नाइजर से, मॉरिटानिया से और माली से। 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये कुल गुजरती है 3 महाद्वीप से। निम्नलिखित में से किन जल निकायों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किन जल निकाय से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। तो देख लेते हैं, हिंद महासागर से गुजरती है, उसके बाद प्रशांत महासागर से गुजरती है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, लाल सागर, मैक्सिको की खाड़ी और ताइवान का जलडमरू माध्य, यानी कि इन सभी से होकर कर्क रेखा जो है गुजरती है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। तो भारत में जो घटना घटित होती है, उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। मकर रेखा नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो बोल्विया से नहीं गुजरती है। बाकी पराग्वे से, ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से मकर रेखा गुजरती है। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, यहाँ देख लेते हैं। और कह रहा है कि उपयुक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। यहाँ दिया गया था निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और कहाँ से आपको मकर रेखा गुजरती है। तो देख लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, नामीबिया से निकलती है यानी गुजरती है, उसके बाद ब्राज़ील से, उसके बाद चिली से। तो यहाँ सभी जो ऑप्शन में दिया गया है सभी से मकर रेखा गुजरती है, सभी से गुजरती है। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि डी। मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा जो है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? दक्षिण महासागर से होकर नहीं गुजरती है, हिंद महासागर से होकर गुजरती है, अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ये जिम्बाब्वे से होकर नहीं गुजरती है, बाकी गुजरती है दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से और बोत्सवाना से होकर गुजरती है। मकर रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा भी ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा वर्ष भर रात और दिन कहाँ पे बराबर होता है? यानी पूरे वर्ष रात और दिन जो है कहाँ पे बराबर होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे छोटा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष के सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में होता है आपको 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। यही दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन और 21 जून को छोटा दिन। 50 देखेंगे, 50 नंबर क्वेश्चन है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर को। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है? 21 मार्च, 23 सितंबर को। ये 2 तिथि है जो कि दिन और रात बराबर होता है, तो ऑप्शन अनुसार हो जाएगा 23 सितंबर। अगला क्वेश्चन है किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? किस तारीख को कह रहा है कि सबसे बड़ा दिन होगा? तो देखते हैं सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होगा? तो ये होगा 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऑप्शन अनुसार हो जाएगा 21 जून। आगे हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित तिथियों में से कह रहा है कि किस में दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं वह कौन सा है? तो ये दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन हो जाएगा ए। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा, तो 12 घंटे के दिन होगा विषुवत रेखा पर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का। ऑप्शन हो जाएगा सी, यूरेनियम डेटिंग विधि का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? तो ये विद्वान हो जाएगा ओसिम्ड। ऑप्शन हो जाएगा डी, ओसिम्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। भारत कह रहा है कि भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय में निम्न भूभाग जो है शामिल है। तो कौन सा भूभाग जो कि वर्तमान समय में शामिल है? तो हो जाएगा अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 59 हो जाएगा बलन क्रिया जिसका परिणाम है, बलन क्रिया क्या है और इसका परिणाम क्या है? तो इसमें से हो जाएगा आपको, इसमें क्या होगा? तो इसमें से हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। जो बलन क्रिया ये क्या है? तो पर्वत निर्माणकारी बल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा महान हिमयुग का संबंध किससे है?
महान हिमयुग का संबंध जो है ये हो जाएगा प्लेस्टोसीन से। प्लेस्टोसीन से हो जाएगा महान हिमयुग का संबंध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? निम्नलिखित में से किस घटना या किन घटनाओं ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? तो जीव के विकास को प्रभावित किया होगा महाद्वीपीय विस्थापन तथा हिमानी चक्र। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 62 नंबर हो जाएगा। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? लघु हिमकाल किसे माना गया है? 1650 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो इसमें गोंडवाना लैंड के कहेगा कौन सा भाग नहीं था? उत्तरी अमेरिका ये नहीं था, बाकी अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका भाग था। 64 है। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था? डायनासोर जो थे इनका काल आज से कितने वर्ष पहले था? तो 5 करोड़ वर्ष पहले था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 65 नंबर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो देखते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसमें से सभी कह रहा है कि इसमें से सभी जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है अलग कैसे हुआ? तो ये विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ है। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुआ है। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है पेंजिया। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? कौन सी चट्टान में कह रहा है जीवाश्म नहीं पाया जाता है? तो ग्रेनाइट में नहीं पाया जाता है, बाकी कांग्लोमरेट, उसके बाद सेल, बलुआ पत्थर में पाया जाता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानों के संबंध में कह रहा है कि दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सही है उसे चुनना है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ये सही है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र के द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ये भी सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो ये नीस नहीं है, बाकी चूना पत्थर, बलुका पत्थर और सेल इससे संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? इसमें से रूपांतरित चट्टान के उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ग्रेनाइट नहीं है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि जो कि सत्य है? तो ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये जो शैलें हैं स्तरों में निक्षेपित है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति होती है ये किस चट्टान से होती है? अग्नेय तथा तलछटी दोनों से होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्नेय चट्टान के लिए कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती है।
आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 76 में हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन देशों को आर्कटिक वृत्त स्पर्श नहीं करती है। जो आर्कटिक वृत्त है किन देशों को स्पर्श नहीं करती है, तो कनाडा को, फिनलैंड को, ग्रीनलैंड को, नॉर्वे को, रूस को, स्वीडन को और अमेरिका को जो है आर्कटिक वृत्त स्पर्श नहीं करती है। कनाडा को स्पर्श नहीं करती है, फिनलैंड को, ग्रीनलैंड को, नॉर्वे को, रूस को, स्वीडन को और अमेरिका को जो आर्कटिक वृत्त है ये स्पर्श नहीं करती है और ये सबसे छोटा है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का 77 नंबर, दूसरी याम्योत्तर रेखाएं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है और इसका कारण क्या है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है कि दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण यह हो जाएगा कि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है ये टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। कह रहा था कि दूसरी याम्योत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, इसका कारण क्या है, तो कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जाए इसीलिए उसे टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, तो ये होता है 4 मिनट। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो 2 घंटा आगे है, 1 घंटा में होता है 15 डिग्री, 2 घंटा आगे है तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 डिग्री और आगे है तो पूर्वी देशांतर होगा, पीछे होगा पश्चिमी देशांतर, आगे है तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसी है, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य तीनों नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होगा। तो कहाँ पे जो समय है समान नहीं होगा, अदीस अबाबा यानी कि इथोपिया में समान नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है ये होकर गुजरती है 180 डिग्री देशांतर से। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और इसका अगला पार्ट अगला वीडियो में लाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।